नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एडुविस्टा बाय अश्वनी में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13। इसका हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 इस चैप्टर के पहले ही मैंने बना रखा है, जिसमें मैंने मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। ठीक है? तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है, तो पहले जाके उसको देखिएगा, फिर ये वीडियो देखिएगा, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, पिछले वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक समझाया था ओशियानिक डिप और ट्रेंचेस ये क्या होते हैं। तो इसके आगे हम देखते हैं कि अब मिड ओशियानिक रिज क्या होता है। अब देखो, एकदम पहले वाले डायग्राम में मैंने आपको ओशियानिक रिज बहुत अच्छे से समझाया था, है ना। ये प्लेट बाउंड्री हो गई। मान लो ये दो प्लेट है, ये प्लेट ए और ये एक प्लेट बी। अब ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है ना। अब नीचे हॉट मोल्टेन मैग्मा होगा। ये जब बीच एक दूसरे से दूर जाएंगे तो यहाँ जगह स्पेस बचेगा, और फिर यही हॉट मोल्टेन मैग्मा ऊपर आके सॉलिडिफाई हो जाएगा। और ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? ओशियानिक वाटर के नीचे हो रहा है। जब यहाँ पे सॉलिडिफाई हो जाएगा तो इसी को हम बोलते हैं ओशियानिक रिज, है ना। अब देखो, यही अगर अब देखो सबसे ज्यादा ना ये अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। तो कभी आपसे पूछे क्वेश्चन में कि सबसे ज्यादा रिच कहाँ पे पाया जाता है, तो वो है आपका अटलांटिक ओशन। क्यों पाया जाता है वहां पे? क्योंकि वहां की जो प्लेट है ना, वो डाइवर्जेंट यानी एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इसीलिए वहां पे सबसे ज्यादा रिच पाया जाता है। उसके बाद है सी माउंट। सी माउंट क्या है? अगर यही रिच कोनिकल शेप में हो इस तरह से, तो इसको हम बोलेंगे सी माउंट। सिंपली समझ लो कि समंदर के अंदर जो भी माउंटेन बनता है उसको हम बोलते हैं सी माउंट। अगर यही माउंटेन इरोड होके कुछ ऐसे फ्लैट टाइप का हो गया तो इसको हम बोलेंगे गयोट्स। फिर सबमरीन कैनियन, या फिर देखोगे ट्रेंच क्या होता है, तो बिल्कुल ऐसे गहरी जो खाई हो जाती है इसको हम ट्रेंच बोलते हैं। इसके बाद आता है एटॉल। एटॉल क्या होता है? अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई सरफेस रहा होगा, ठीक है। अब वो सरफेस धीरे धीरे इरोड होकर बिल्कुल यहाँ पे वाटर जमा हो गया, और ये किनारे किनारे क्या है? रीफ है ना। क्या है? मूंगा, यानी कि जिसको हम रीफ बोलते हैं। तो अगर किनारे किनारे ऐसे रीफ आ जाए और बीच में ऐसे वाटर भर जाए तो इसको हम बोलते हैं एटॉल। रीफ के बहुत से टाइप होते हैं, तो उसी में से एक टाइप ये है जो कि एटॉल बोलते हैं। ये बिल्कुल बीच में लगुन टाइप का बन जाता है ना। अब इसके बाद देखो, ओशन ऑफ द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का ओशन कितना होता है, बेसिकली ये समझ लो। एवरेज जो टेम्परेचर है आपका ओशन का, वो 17 डिग्री से लेके 20 डिग्री के आसपास में रहता है। बट यहाँ कह रहा है कि जो ओशन वाटर है ये बहुत धीरे धीरे गर्म होता है इन द कंपेयर ऑफ लैंड। लैंड जल्दी गर्म होता है जब भी सोलर एनर्जी आती है। और इसी प्रोसेस से क्या होता है? हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है ओशनिक वाटर में। कुछ फैक्टर हैं जो ओशन वाटर के टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। जैसे फर्स्ट है लैटिट्यूड। आप देखो, सपोज करो यहाँ पे अर्थ है, ये हमारा 90 डिग्री, ठीक है। ये 66.5, फिर ये 23, या फिर सपोज करो ये इक्वेटर है हमारा बीच में, और ये पोल हो गया, ठीक है, 90 डिग्री। अब जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा। यहाँ 0 है, फिर 1 होगा, 2 होगा, तो यहाँ पे जाएंगे तो 90 डिग्री का लैटिट्यूड हो जाएगा। जब लैटिट्यूड बढ़ता है तो टेम्परेचर घटता है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर कहीं टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो लैटिट्यूड वहाँ का कम है, 0 डिग्री। अगर लैटिट्यूड ज्यादा है तो टेम्परेचर कम होगा, है ना। फिर कह रहा है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे वाटर है। अब इसकी वजह से क्या होगा? जब भी सोलर एनर्जी आएगी तो वाटर धीरे धीरे गर्म होगा, लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा। तो इससे भी इफेक्ट होता है। फिर प्रीवेलिंग विंड्स। अब जो यहाँ पे विंड्स चल रही हैं, जैसे कोल्ड विंड्स हो गया, हॉट विंड्स हो गया, या फिर और भी बहुत से लोकल विंड्स हो गए, जैसे सीमम, शामल, बोरा, ठीक है, ब्लिजर्ड, मिस्ट्रल, ये सब जो विंड चलती हैं, इससे भी बहुत इफेक्ट होता है टेम्परेचर का ओशन पे। फिर इसके बाद आता है ओशियानिक करंट। अब ओशियानिक करंट आपने पढ़ा होगा, जैसे गल्फ स्ट्रीम हो गया, है ना। फिर एल्गुहास हो गया। इसके इसके सिवा आपकी ब्राजीलियन करंट होगी, फॉकलैंड करंट हो गई। तो इस तरह की हम्बोल्ट करंट हो गई। तो इसकी वजह से भी अगर करंट कोल्ड है तो वहाँ का जो वाटर होगा वो भी कोल्ड हो जाएगा। अगर करंट हॉट है तो वहाँ का जो वाटर है वो भी हॉट हो जाता है। तो इससे भी टेम्परेचर में डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। फिर इसके बाद आता है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन
टेम्परेचर, इसको हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है? कैसे हॉरिजॉन्टल डिफरेंस होता है और कैसे वर्टिकल डिफरेंस होता है। तो चलो, अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे एक लिखी है कि बाउंड्री रीजन, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो टेम्परेचर है ना, बहुत रैपिडली डिक्रीज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं थर्मोक्लाइन। अब इसको मैं डायग्राम से दिखाता हूँ आपको, ठीक है? तब समझ में आएगा। देखो ये है, ये वाला टेम्परेचर है। अब यहाँ से आप देखोगे धीरे-धीरे टेम्परेचर ऐसे आया है, यहाँ 37 डिग्री सेल्सियस है। हम 300 मीटर या फिर कहें तो 200 मीटर के आसपास में है। यहाँ से बहुत तेज़ी के साथ ये डिक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर। तो इसी वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं? थर्मोक्लाइन, ठीक है? वही समझा रहा था मैं आपको। थर्मोक्लाइन हो गया। इसके बाद देखते हैं सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर। अब ओशन वाटर की सैलिनिटी कैसे मेजर की जाती है? तो सबसे पहले हम सब जानते हैं कि सैलिनिटी को हम किस में नापते हैं? पीपीटी में, ठीक है? पार्ट्स पर थाउजेंड। अब इसको ग्राम या फिर किलोग्राम नहीं, पीपीटी। इसका मतलब ये है कि अगर हम कहें कि किसी वाटर का पीपीटी 28 है, तो इसका मतलब है कि 1000 पार्ट में से 28 पार्ट जो है उसमें आपका सॉल्ट है, ठीक है? तो इसका यही सिंपल सा मतलब है। अब देखो कई सारे ओशन में या फिर कहें तो सी में अलग-अलग टेम्परेचर या फिर अलग-अलग सैलिनिटी होती है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो, कह रहा है कि हाईएस्ट सैलिनिटी अगर की बात करें अगर हम, तो वो है वॉन लेक में, जो कि टर्की में है आपका। यहाँ 330 पीपीटी आपका सैलिनिटी देखने को मिलता है। अगर 1000 पार्ट है, तो उसमें से 330 पार्ट जो है, उसमें वो आपका क्या होगा? सॉल्ट होगा और बाकी का वाटर होगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है डेड सी, जो कि 238, और फिर सबसे लास्ट में है आपका ग्रेट साल्ट लेक 220। तो ये टॉप के थ्री हैं, ठीक है? इसको आप लोग याद रखोगे, ठीक है? इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे एक और टेबल है, जो सॉल्ट होते हैं सी वाटर में, उनमें कौन कौन से केमिकल या फिर कहें तो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो है आपका क्लोरीन, 18.97%। फिर सोडियम होता है 10.47। इसके बाद सल्फेट होता है, फिर मैग्नीशियम होता है और कैल्शियम होता है। यहाँ पांच, ये आपको बिल्कुल लाइन से याद होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि कभी कभी क्रोनोलॉजी लगाने को दे सकता है कि क्लोरीन में कितना होता है, या फिर ऐसे पूछ देगा कि सबसे ज्यादा सॉल्ट कौन सा पाया जाता है, क्लोरीन या सोडियम, तो आपको बताना होगा। या फिर सल्फेट, या फिर कहेगा क्रोनोलॉजी लगा दीजिए, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये आप लोग एक बार पांच कम से कम लिख के लर्न कर लोगे। अब देखो कह रहा है कि कुछ फैक्टर भी होते हैं जो ओशन सैलिनिटी को इफेक्ट करते हैं। उसमें क्या होता है? तो सबसे पहले होता है इवेपोरेशन। अब देखो क्या होता है, जैसे ये हमारा ओशन हो गया, यहाँ पे सन हो गया, ठीक है? अब एक सेकेंड, जैसे मान लो यहाँ पे अर्थ हो गया, सॉरी मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। यहाँ पे अर्थ हो गया, ठीक है? और ये हो गया हमारा यहाँ पे इक्वेटर। अब सबसे ज़्यादा हम सबको पता है टेम्परेचर कहाँ होता है? इक्वेटर के आसपास में होता है। तो यहाँ पे इवेपोरेशन भी बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि ओशन भी है। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ सैलिनिटी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगी। अगर बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होगा तो बारिश भी बहुत ज़्यादा होगी, और जब बारिश होगा तो वो तो फ्रेश वाटर होता है ना, उसमें सॉल्ट तो होता नहीं है। तो इसीलिए आप लोग हमेशा एक बात याद रखना, जहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, बारिश ज़्यादा होगी, वहाँ पे सैलिनिटी कम होती है ना? कहाँ पे सैलिनिटी होगी? जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, हाई प्रेशर एरिया में। उसके बाद दूसरा है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन भी जस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि बारिश ज़्यादा होगी तो सैलिनिटी कम होगी उसकी वजह से, क्योंकि फ्रेश वाटर आके इस वाटर में मिल रहा है। फिर रिवर इनफ्लो। अब रिवर इनफ्लो का मतलब क्या है? जब भी अब देखो सैलिनिटी आती कहाँ से है? यही जो रिवर वाटर आता है ना बह के, लैंड से होके, जितने भी ये सब एलिमेंट होते हैं सब इसी में घुल मिल के उसके बाद आके ओशन में मिलते हैं, तभी इसमें सैलिनिटी बढ़ती ही जाती है। अब रिवर जहाँ फ्लो करेगा तो वहाँ भी सैलिनिटी आएगी। फिर कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ आइस मेल्टिंग। अब जहाँ पे आइस मेल्ट होगा वहाँ भी सैलिनिटी कम होगी, क्योंकि आइस तो फ्रेश वाटर से बना है ना, वहाँ तो सैलिनिटी, इसलिए पोलर पे सैलिनिटी बिल्कुल कम होती है, इक्वेटर पे सैलिनिटी बिल्कुल कम होती है। बस ये जो बीच वाला आपका टेम्परेट या फिर कहें तो सब ट्रॉपिकल वाला रीजन है ना, यहाँ पे सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। फिर ओशियानिक करंट भी इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, विंड हो गया, टेम्परेचर हो गया, लैटिट्यूड हो गया। लैटिट्यूड जैसे जस्ट मैंने आपको बताया 90 डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया, कम होगा, 90 पे कम होगा।
बीच में 23 से लेके आप देखोगे कि 66 के बीच में बहुत ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद होता है इनक्लोज़ सी। अगर कोई सी इनक्लोज़्ड है, बिल्कुल इसमें कोई भी रिवर नहीं आके मिल रही है, बिल्कुल चारों तरफ से ये पैक है, इसमें कहीं से भी कोई फ्रेश सोर्स नहीं है वाटर का आने का, तो इसकी सैलिनिटी दिन पे दिन बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि जब रिवर आती है तो अपने साथ फ्रेश वाटर लेके आती है, और फ्रेश वाटर जब लेके आएगी, इसमें मिक्स होगा, तो इसकी सैलिनिटी धीरे-धीरे कम हो जाती है। अगर कहीं मिक्स ही नहीं हो रहा है, इसमें कोई फ्रेश वाटर आ ही नहीं रहा है, बिल्कुल पैक है चारों तरफ से, तो सैलिनिटी ज़ाहिर-सी बात है कि बढ़ जाएगी। फिर इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। अब देखो सैलिनिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको 2 तरह से हम पढ़ेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा है वर्टिकल। तो हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल देखते हैं। कह रहा है कि ये लैटिट्यूड के साथ वेरी करती है। अब देखो जैसे ये 38 डिग्री सॉरी, आप यहाँ पे देखो, ये मैंने आपके लिए एक डायग्राम लगाया है। यहाँ पे जहाँ रेड वाला एरिया है, जो बिल्कुल रेड है, यहाँ आप देखोगे कि एक मेजरमेंट लिया है 38। अब 38 कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो 38 कहने का मतलब है कि वहाँ पे ज़्यादा सैलिनिटी है। फिर जैसे-जैसे हल्का-हल्का रेड है, वहाँ पे 37 देखने को मिलेगा, 36 येलो रीजन के आस-पास में। तो इस तरह से आप कलर देख के बता पाओगे ना कि सैलिनिटी कहाँ ज़्यादा होगी, कहाँ कम। अगर कहीं ब्लू है, तो वहाँ सैलिनिटी बिल्कुल कम होगी। जैसे इधर देखो, बिल्कुल ब्लू है। क्यों ब्लू है? क्योंकि ये हायर लैटिट्यूड पे है। यहाँ पे आर्कटिक रीजन का ओशन, या फिर कहें तो यहाँ पे ग्लेशियर भी है जो मेल्ट होता है। अगर मेल्ट होगा, फ्रेश वाटर आएगा, मिक्स होगा, तो सैलिनिटी इसीलिए यहाँ पे कम है। सबसे ज्यादा आप देखो इसी वाले रीजन में देखने को मिल रहा है ना? जो 23 से लेके आप देखोगे कि 50 के आसपास में है, तो यहाँ पे सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इवेपोरेशन नहीं होता है यहाँ पे। जबकि बिल्कुल आपका यहाँ से इक्वेटर गया हो, तो इक्वेटर पे देखो उतनी सैलिनिटी नहीं है, ठीक है? इक्वेटर के नीचे है, इक्वेटर के ऊपर है। फिर यहाँ जो पोल वाले रीजन है, यहाँ भी सैलिनिटी बिल्कुल कम है। फिर वही कह रहा है कि हाईएस्ट सब ट्रॉपिकल रीजन में वही 20 से लेके 90 के बीच में सबसे ज्यादा है, चाहे वो नॉर्थ हेमिस्फेयर या फिर साउथ हेमिस्फेयर में हो। अगर कह रहा है कि इक्वेटर पे लो होती है, वही हैवी रेनफॉल की वजह से। फिर लोवेस्ट पोल पे भी लो होगी, आइस के मेल्ट होने की वजह से। फिर इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन कैसे इसको इफेक्ट करते हैं, वो भी जस्ट मैंने आपको बताया है। फिर कह रहा है कि रिवर डिस्चार्ज होती है, तो उससे भी सैलिनिटी इफेक्ट कैसे होता है, ये भी मैंने आपको बताया है। फिर मॉडिफाई बाय ओशियनिक करंट। अब देखो क्या होता है, जब कोल्ड करंट बहेगी तो अपने साथ इस वाटर को कहीं दूसरी जगह ले जाके मिक्स करती है, तो यहाँ की सैलिनिटी धीरे धीरे वाटर के साथ बह के कहीं दूसरी जगह भी चली जाती है। तो जब ओशियनिक करंट फ्लो करता है, तो उससे भी सैलिनिटी में मूवमेंट, या फिर कहें तो सैलिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को हमें मिलता है। ये सब कुछ हॉरिजॉन्टल मैं बता रहा हूँ आपको, वर्टिकल अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये ओशन वाटर है और इसके धीरे-धीरे नीचे जाओगे तो सैलिनिटी बढ़ती जाएगी, चाहे घटती जाएगी, ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ मैं आपको सरफेस पे जितनी सैलिनिटी इधर-उधर, इधर-उधर पाई जाती है, उसके बारे में बता रहा हूँ। इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा है हायर इनक्लोज्ड सी। इनक्लोज्ड बिल्कुल चारों तरफ से पैक होता है, तो सैलिनिटी ज़्यादा होती है, ये भी मैंने आपको बताया पिछले डायग्राम से। हॉरिजॉन्टल हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। अब जरा इस डायग्राम को सबसे पहले देखो। इस डायग्राम को देख के क्या समझ में आता है? ये लिखा है, इधर जो नंबर लिखा है ये डेप्थ बता रहा है, ठीक है? ये ओशन का हमारा सरफेस है, बिल्कुल जीरो एकदम सरफेस पे है, और धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, तो ये डेप्थ है मीटर में। अगर हम जीरो से लेके 300 मीटर नीचे जाएंगे हायर लेटीट्यूड में, जैसे मान लो पोल के पास में हम हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे हैं, तो वहाँ पे ऊपर की जो सैलिनिटी होगी एकदम सरफेस की, वो कम होगी, और नीचे जैसे-जैसे जाएँगे हम, तो सैलिनिटी उसकी इंक्रीज़ होगी। कब? जब हम हायर लैटिट्यूड पे हैं, 90 डिग्री पे हैं, 89 या फिर कहें 85 डिग्री पे हैं, तो ऊपर बिल्कुल सरफेस पे सैलिनिटी कम इसलिए होगी क्योंकि मेल्ट वहाँ पे आइस है, बिल्कुल फ्रेश वाटर है, तो इसीलिए सैलिनिटी कम है। बट 300 मीटर से लेके 1000 मीटर के बीच में सैलिनिटी बहुत रैपिडली इंक्रीज होती है, सॉरी, हायर लैटिट्यूड में। 33 से देखोगे कि बढ़ते हुए जा रहा है आपकी सैलिनिटी। बट वहीं अगर हम बात करें लोअर लैटिट्यूड की, ठीक है, जैसे आप इक्वेटर के आसपास में खड़े हो, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे या फिर कैंसर पे खड़े हो, तो वो आपका लोअर लैटिट्यूड में माना जाएगा 90 डिग्री के मुकाबले। तो वहाँ का जो सरफेस वाटर होगा ना, उस पे सैलिनिटी ज्यादा होगी, क्योंकि वहाँ तो कोई फ्रेश वाटर है नहीं। तो 37, और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे
300 मीटर से लेके 1000 मीटर, तो आपकी सैलिनिटी बहुत रैपिडली क्या होगी, डिक्रीज हो गई। देखो 37 है और नीचे गए हो तो 35 हो गया। तो यहाँ से क्या समझने को मिलता है कि ध्यान से सुनना, हायर लैटिट्यूड पे जैसे जैसे आप नीचे जाओगे सैलिनिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, सैलिनिटी बढ़ती जाएगी। और लोअर लैटिट्यूड पे यानी कि इक्वेटर के आसपास में जैसे जैसे आप नीचे जाओगे सैलिनिटी क्या होगी, घटती जाएगी, है ना। इतना बात आप बिल्कुल ध्यान से रखोगे। अब देखो वही चीज यहाँ पे बता रहा है लिख के, कह रहा है कि सरफेस लेयर पे अगर हम देखें तो सैलिनिटी चेंज होती है इवेपोरेशन, रेनफॉल और रिवर इनपुट की वजह से। इसके बाद सैलिनिटी हम देखें तो इंक्रीज होती है डेप्थ में, जैसे जैसे हम जाएंगे डिस्टिंक्ट जोन में, या फिर उसी को बोलते हैं हेलोक्लाइन जोन, ठीक है। हेलोक्लाइन जोन क्या होता है, 300 से लेके 1000 मीटर के बीच में जो लेयर होती है इसको हम, एक तो इमेजिनरी लेयर है, ऐसा कोई लेयर बनाया नहीं गया है, तो इसको हम बोलते हैं हेलोक्लाइन, जहाँ पे सैलिनिटी बहुत रैपिडली इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है। एक चीज मैंने आपको यहाँ पे उल्टा बता दिया था, इसको देखो, जो थर्मोक्लाइन होता है ना, ये 0 डिग्री, ये 0 मीटर से लेके 200 मीटर होता है, तो इसको करेक्ट कर लेना। ये जो आपका डायग्राम था ये सैलिनिटी के लिए था, जो कि 0 से लेके 300 है। बट जो ये थर्मोक्लाइन वाली लाइन है, ये सरफेस टेम्परेचर, ये सरफेस आपका है ओशन का, जैसे यहाँ देखो ये ओशन का सरफेस है, नीचे ये 0 डिग्री होगा, 0 मीटर होगा, और नीचे जाओगे 200 मीटर तक, तो इसी के बीच में आपको थर्मोक्लाइन वाली लेयर देखने को मिलेगी। जबकि यहाँ पे हेलोक्लाइन वाली लेयर 300 से लेके 1000 मीटर के बीच में, ये सैलिनिटी के लिए है, और थर्मोक्लाइन टेम्परेचर के लिए है। फिर देखो डीप ओशियनिक लेयर क्या होता है, कह रहा है कि सैलिनिटी बिकम्स नियरली यूनिफॉर्म एंड रिमेन्स स्टेबल। अब देखो ये होता है हमारा डीप ओशियनिक लेयर, 1000 से लेके बिल्कुल ऐसे 45 कह लो या फिर 6000 कह लो, ठीक है, जहां तक एबेसियल प्लेन है, ये बिल्कुल यूनिफॉर्म हो जाएगी, जितना यहाँ रहेगी उतना ही यहाँ भी रहेगी। बहुत हल्का फुल्का माइनर सा आप देखोगे कि 0.000 कुछ इधर उधर ऊपर नीचे हो सकता है, बट यूनिफॉर्म रहती है, ठीक है। कह रहा है सैलिनिटी जनरली स्टैब्लिश बिलो 1000 मीटर, वही अगर 1000 मीटर से हम नीचे जाएंगे तो बिल्कुल स्टेबल देखने को मिलती है, ना तो ज़्यादा बढ़ती है ना तो ज़्यादा घटती है। क्यों नहीं होता है मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे कोई वाटर का मूवमेंट नहीं होता है, बिल्कुल स्टेबल रहती है नीचे चीज़ें, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हलचल नहीं होता है। इसी की वजह से अगर मान लो कभी वोल्केनिक इरप्शन हो गया या फिर कुछ भी अगर अदर फिनोमिना होगा तो वो अलग बात है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही था, और जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको कवर करने की कोशिश की है। आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। अगर चैप्टर में कहीं कुछ नहीं समझ में आता है तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगती है ये भी आप लोग फीडबैक के तौर पे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, तभी मैं अपनी चीज़ों में सुधार कर पाऊंगा, या फिर आपको जिस तरह से चाहिए उस तरह से मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा, है ना। तो बस मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।